आज का लेक्चर शुरू होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर भी एल्डिहाइड और कीटोन की तरह ही ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा कीटोन, और ठीक इसी की तरह यहां पर भी एक कार्बोनाइल ग्रुप है जो एक कॉमन है, और पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी कार्बोनाइल कार्बन है। बट याद करिए, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में इस कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद करिए, बहुत सारी थी। टाइप 1, बेटा मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? तो मैंने कहा था टाइप 1 में हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन में पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी कार्बोनाइल ग्रुप की, CO की, कि ये उधर जाएगा, वो नेगेटिव होगा, कार्बन के पास पॉजिटिव होगा। ये एल्डिहाइड दिखाते हैं इस रिएक्शन को, कीटोन भी दिखाते हैं, जैसे HCN के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नाट के साथ रिएक्शन, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन, ये तमाम रिएक्शंस। बट वो तमाम रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिखाता। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी CO ग्रुप होता है, बट वो एल्डिहाइड और कीटोन से डिफरेंट होता है। तो जब मैं बात करता हूं, ये रहा एल्डिहाइड आप लोगों का, और ये रहा कीटोन आप लोगों का। पर कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिफरेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी है कार्बोनाइल ग्रुप, बट इट इज डिफरेंट। व्हाई? तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है कि कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शंस नहीं दिखाता कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एल्डिहाइड और कीटोन दिखाते हैं। इसका कारण ये है कि इस कार्बन से जुड़ा है एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। तो जब कार्बन करीब होता है, ये वाला कार्बन करीब होता है, समझिए मेरी बात को, यहाँ पर ये वाला कार्बन करीब हो रहा है, यहाँ पर ये वाला कार्बन करीब हो रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें बाहर से एक नेगेटिव लाना पड़ता है। ये नेगेटिव इसको सेटिस्फाई करता है, जिससे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है। जब मैं इसे कहता हूं न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर ले, ये मना कर देता है, कहता है मैं नहीं करना। मैंने कहा क्यों भाई, तू भी तो गरीब है, तुझे किस बात का एटीट्यूड है? तुम क्यों नहीं नेगेटिव को ऐड करना चाहते? तुम भी कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन दिखाओ, जैसे तुम्हारे छोटे भाई एल्डिहाइड या कीटोन दिखाते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कह रहा मुझे बाहर से जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मेरे से जुड़ा है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर देकर मेरी हेल्प कर सकता है, जो नहीं पॉसिबल था एल्डिहाइड और कीटोन्स। इसका मतलब यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। डबल बॉन्ड एक बार वहां आ जाएगा, एक बार यहां आ जाएगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। रेजोनेंस हो रहा है यहां पर। कैसा रेजोनेंस हो रहा है? RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH। इसको ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, उसकी हेल्प एक दूसरा ऑक्सीजन कर रहा है जो उससे सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो हम क्लियर देख पा रहे हैं कि कैसे ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा हमारा एल्डिहाइड, और ये रहा हमारा कीटोन। कि कैसे कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिफरेंट from the carbonyl group of aldehydes and ketones। ठीक है, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। कार्बोनाइल ग्रुप
GP डॉट का मतलब है ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is different from aldehydes slash ketones, from aldehydes और ketones, इससे अलग है. and carbonyl group of acid do not undergo the characteristic reactions of carbonyl group as क्यों मेन बात as the position of the double bond is not fixed, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती रहती है ड्यू टू रेजोनेंस. ये शब्द आप लिखेंगे. तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप है, तो तीनों में पहली बात है कॉमन क्या है. कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में है कार्बोनाइल ग्रुप. तीनों में है कार्बोनाइल ग्रुप. पर इन कार्बोनाइल ग्रुप में डिफरेंस है मेरे भाई. एल्डिहाइड का कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है. कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता, या कोई और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप की नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है. क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ है एक ऑक्सीजन जिसके पास है लोन पेयर, जो दिखा सकता है रेजोनेंस. इसके बाद अगले पड़ाव पर चलते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी देखते हैं. आईयूपी हाँ जी बताइए. टाइप 1, क्योंकि टाइप 2 तो जो हम एल्डिहाइड कीटोन की पढ़ते थे वो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है और रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है. कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप की टाइप 1 है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. आईयूपीएसी नाम इनका क्या होगा? एल्कानोइक एसिड. इनका नाम होगा एल्कानोइक एसिड. एल्कानोइक एसिड होगा इनका नाम. इसमें गौर करने वाली बात क्या है? ओइक एसिड नाम के पीछे आप देख सकते हैं लग रहा है. इसमें कुछ एसिड्स के नाम आपको कॉमन नेम भी लर्न करने हैं, मतलब समझने हैं. वो एग्जाम में आ रखे हैं. एक आधा मैं सैंपल पेपर देख रहा था, वहां से मिल रहा है, तो इसलिए ये आप लोग करेंगे जरूर. कुछ एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं, जैसे HCOOH, इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं. ये इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड. क्यों? क्योंकि ये फॉर्मिका से मिलता है. फॉर्मिका पता है क्या होता है? रेड आंट्स. जो लाल रंग के क्या कहते हैं आंट्स को हम लोग हिंदी में आंट्स समझ गए ना आप? हाँ, चींटियां. यस, रेड चींटियां. लाल चींटियों के जहर निकलता है, फॉर्मिका लाल आंट्स को कहते हैं, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं. ये कॉमन नेम इसी तरह से रखे गए हैं. CH3COOH ये विनेगर से मिलता है, ठीक है. और विनेगर को लैटिन में एसिटम कहते हैं, तो वहां से आया एसिटिक एसिड. ठीक है, तो इन बातों को ध्यान करेंगे. कुछ जैसे अगर मैं 3 कार्बन की बात करता हूं, तो 3 कार्बन के एसिड का वैसे तो कोई नाम नहीं है, पर 4 कार्बन के एसिड का जरूर एक नाम है. 4 कार्बन के एसिड का ब्यूटाइरिक एसिड. क्यों? क्योंकि जो रेंसिड बटर होता है ना, बटर मतलब जो बटर गर्मी के कारण खराब हो जाता है, तो उसमें से ये एसिड निकलता है, खट्टा हो जाता है बटर, तो रैंसिड बटर में मिलता है, इसलिए इसको ब्यूटाइरिक एसिड कहते हैं 4 कार्बन के एसिड को. तो ये ध्यान रख लीजिए आप, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी. इसका आईयूपीएसी नाम वैसे एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लोग मीथेन कहते हैं, तो ई हटाकर लगा देंगे मिथेनोइक एसिड, इनका नाम पड़ जाएगा.
इसमें आप चेक कर सकते हैं 2 कार्बन है तो इसका नाम इथेनोइक एसिड पड़ सकता है, इथेनोइक एसिड है इसका नाम। इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम है। ये सारे सिंगल कार्बन वाले रहे। अब इसमें अगर मैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, COOH सब जानते हैं इसको। ऑक्सैलिक एसिड इसका बड़ा फेमस नाम है, ऑक्सैलिक एसिड। मैं कॉमन नेम करवा रहा हूं, इसका मतलब आपको करना है, जो भी मैं करवा रहा हूं वो आपको करना है, क्योंकि आ सकता है कि ऑक्सैलिक एसिड का IUPAC नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इथेन डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं और 1,2 डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं। इसी में जब बीच में कार्बन ऐड कर देता हूं तो उसे मेलोनिक एसिड कहते हैं, मतलब बस बीच में कार्बन ऐड कर दिया, इसका नाम है मेलोनिक एसिड। वैसे इसका नाम क्या पड़ेगा, ऑब्वियसली प्रोपेन है, ई लगा रहा हूं मैं क्योंकि अगला वर्ड डाई होगा, प्रोपेन। देखो 1 2 3 प्रोपेन है, 3 कार्बन का, और 1 और 3 पर 1,3 डाइओइक एसिड, तो इसका नाम बन गया प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। अगर इसमें एक और कार्बन बढ़ा दो आप, मतलब COOH और बीच में 2 CH2 कर दो, आप देख पा रहे हैं 2 CH2 है बीच में, इसे सक्सेनिक एसिड कहते हैं, सक्सेनिक एसिड। और इसका IUPAC नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये आ सकता है कि मेलोनिक एसिड का IUPAC नाम बताइए, या फिर सक्सेनिक एसिड का IUPAC नाम बताइए, या फिर ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड में एक और कार्बन ऐड हो जाता है, 3 कार्बन आ जाते हैं। अगर 3 कार्बन बीच में आ जाते हैं उसे ग्लूटारिक एसिड कहते हैं, मतलब COOH CH2 CH2 CH2, उसे ग्लूटारिक एसिड बोलते हैं, जिसका नाम होगा पेंटेन 1,5, क्योंकि 5 कार्बन है, पहले कार्बन पर एसिड है और आखिरी कार्बन पर है, डाइओइक एसिड। और इसी तरह से आखिरी अगर बीच में लग जाए 4 CH, 4 1 2 3 4, अगर बीच में आ जाए 4 तो ये बनता है एडिपिक एसिड। इससे नायलॉन बनता है, आप लोगों ने सुना होगा नायलॉन रस्सी, इससे बनता है, एडिपिक एसिड से बनती है नायलॉन। इसे कहते हैं हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, जो आप लोगों को याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। जो मैं बता रहा हूं उसका मतलब आपको पढ़ना है। जैसे सक्सेनिक एसिड का IUPAC नाम पूछ लेगा, ग्लूटारिक एसिड का IUPAC नाम पूछा जा सकता है, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, एडिपिक एसिड का हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो आप लोग इन सब के बारे में तैयार रहेंगे। इसके अलावा बेंजीन पे अगर नॉर्मल COOH लगता है तो इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। इधर बहुत गिच्ची हो रही, लेट्स टेक अनदर एसिड। तो अगर बेंजीन पे लगता है तो उसे हम बेंजेनोइक एसिड कहते हैं या बेंजोइक एसिड कहते हैं। अगर यहाँ पर 2 OH लगे हो, ये आता है क्वेश्चन कई बार, इसे कहा जाता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,2 दो जगह है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है फैलिक एसिड, फैलिक एसिड। और इस स्पीशीज का नाम, अगर इधर एक COH हो और इधर एक COH हो, तो इसे हम कहते हैं बेंजीन 1,4 डाई
कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका एक दूसरा नाम है टेरिफेलिक एसिड। टेरिफेलिक एसिड, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। इसके बाद अगर कुछ ऐसा आ जाता है, आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे ध्यान है, इसका नाम आप क्या लिखेंगे? मैंने आपको बताया था COH वाला कार्बन इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, ये 1 है ये 2 है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन ई लगाया और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आ जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, एक और तरीका भी इसका है। मान लो ये है एक कार्बन का एसिड मिथेनोइक एसिड, ये फर्स्ट से जुड़ा है, ये 1 डैश ये 2 डैश से मिथाइल जुड़ा है, इसका नाम होगा 2 डैश मिथाइल और फिर साइक्लोपेंटाइल, 2 डैश पे मिथाइल साइक्लोपेंटाइल मिथेनोइक एसिड। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बट ज्यादा पॉपुलर कल्चर में हम इसको 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं। अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगले पड़ाव पर हम लोग पढ़ते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इसको तैयार करते हैं, कौन कौन सी अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हैं इसको प्रिपेयर करने। आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कैसे बनाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट, अल्कोहल से और एल्डिहाइड से कैसे बनाया? फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल 1 डिग्री प्राइमरी। तो अगर मैं कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूं RCH2OH, तो इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन मुझे करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, तो मुझे RCOOH मिलता है। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ता है तो मुझे मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? यस, HNO3 या फिर KMNO4 इन न्यूट्रल एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम, और पोटेशियम क्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। तो KMNO4 in acidic medium, KMNO4 in acidic और basic medium, ठीक है। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, KMNO4 in the H+ और KMNO4 in the presence of basic OH और K2Cr2O7 in the H+। याद करना, पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जबकि KMNO4 एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में काम करता है। दूसरा है, अगर मैं यहाँ पर जॉन्स रिएजेंट भी डाल सकता हूँ। जॉन्स रिएजेंट किसे कहते हैं? याद कर लो, CrO3 + H2SO4, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जॉन्स रिएजेंट। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन कितने हो गए? 3 ऑप्शन। वैसे मैं प्रेफर करता हूं बच्चों को हमेशा 2 ही ऑप्शन बताता हूं, या तो KMNO4 एसिडिक मीडियम में करो, या तो KMNO4 बेसिक मीडियम में करो, या तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में करो, या तो CrO3
अपना क्रोमियम ऑक्साइड जो है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करो। ये तीनों ही आप लोगों के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। आप सिर्फ इन तीनों का ही इस्तेमाल करें। और अगर मैं एल्डिहाइड्स की बात करता हूं, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार है। दूसरा, आप एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं और वो मैं आपको पिछले ही लेक्चर में बता चुका हूं। यस, माइल्ड ऑक्सीडेशन कर सकते हो या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। जैसे क्या क्या बता रखा है मैंने, याद करो। टॉलिन्स सबसे अच्छे यही दो हैं, इससे आपका एसिड तैयार हो जाए। तो ये रहा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत ही आसान, जो एक्चुअली पिछले चैप्टर से ही लिया गया है, कुछ नया नहीं है। कि हम या तो 1 डिग्री अल्कोहल का कर देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, या तो हम कर देते हैं एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा, जब ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं तो अगर मैं अल्काइल बेंजीन्स का ऑक्सीडेशन करता हूं तो भी मुझे मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब मैं दूसरा कह रहा हूं, दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। अच्छा, अल्काइल बेंजीन्स का मतलब क्या है? बेंजीन पे जो अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे मिथाइल, प्रोपाइल, ये सब। तो जब भी हम बेंजीन पर कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, फॉर से ये है सबसे छोटा मिथाइल बेंजीन जिसका नाम है टोलुइन। इसके अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करता हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन मतलब 1 नंबर पर मैं डाल देता हूं KMnO4 इन बेसिक मीडियम, और दूसरे नंबर पर जरूर मुझे डालना पड़ता है H2O, हाइड्रोलाइसिस जरूर करना पड़ता है। हाइड्रोलाइसिस नहीं करता तो COOK मिलता है। फिर पानी डालता हूं एसिडिक मीडियम में, इसके बाद ही ये K हटता है और COOH मिलता है। इसके आधा नंबर सीबीएसई काट लेती है, ध्यान रखना। कई बच्चे इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, कई बच्चे सिर्फ KMnO4 OH- लिख देते हैं, आधा मार्क्स कट जाता है क्योंकि KMnO4 इस्तेमाल कर COOK बनेगा, COOH नहीं। फिर आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, H2O/H+ डालना। अब इसकी अहम क्या है कि इस रिएक्शन में ओनली बेंजाइलिक कार्बन पार्टिसिपेट्स। बेंजाइलिक कार्बन विद CH bond पार्टिसिपेट करता है सिर्फ CH bond। कैसे? आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं बेंजीन के ऊपर CH2 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 CH3 ले लेता हूं, मैं ब्यूटाइल बेंजीन ले लेता हूं, इसमें भी मैं वही डालता हूं तो वही बनता है, बेंजोइक एसिड ही बनता है। बाकी कहां गया? बाकी कार्बन कहां गया? बाकी कार्बन टूटकर अलग एसिड बन जाएंगे, उतने कार्बन का एसिड नहीं बनेगा। सिर्फ कार्बोनाइल बेंजाइल कार्बन ही पार्टिसिपेट, वो कार्बन जो बेंजीन से सीधे जुड़ा, मतलब ये वाला कार्बन ही पार्टिसिपेट करेगा। बेंजाइलिक कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा तो हमेशा COH यही बनेगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। बट मैंने ये भी लिखा है बेंजाइलिक कार्बन विद CH बॉन्ड, मतलब कल को अगर तुम्हारे पास ऐसा कंपाउंड आ जाता है कि जिसमें बेंजाइलिक कार्बन है बट उसमें CH बॉन्ड नहीं है, आप देख पा रहे हैं टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन, तो इसका अगर मैं वही दोनों डालूंगा तो नो ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये मैं पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूं और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इधर ऑक्सीडेशन के लिए CH बॉन्ड का होना आवश्यक होता है, क्योंकि CH बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होता है और CC बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन पे नहीं बनता। तो यहाँ पर देखिए बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन मतलब वो वाला कार्बन जो बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ है बेंजाइलिक कार्बन है, वो पर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास CH बॉन्ड नहीं। तो ये एक अहम तरीका था जिसमें हमने देखा कि कैसे बेंजीन पर कितने भी कार्बन हो
जब भी उसका ऑक्सीडेशन होता है हमेशा बेंजोइक एसिड ही मिलता है, हमेशा बेंजीन पर ही COOH जुड़ा रहता है। बट अगर बेंजीन पर बेंजाइलिक कार्बन है, ऐसा कार्बन जो बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ वो प्रेजेंट है, बट उसमें कोई CH बॉन्ड नहीं है, तो उसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो हम देख पा रहे हैं 3 कंपाउंड्स हैं, कैसे 3 कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन हो। थर्ड, फ्रॉम नाइट्राइल्स हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किस का? हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी डालना। अच्छा, पानी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप डालकर, पानी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स में डालकर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, जैसे ए नाइट्राइल, ये चैप्टर 1 में ही पढ़ा था हमने, नाइट्राइल्स। RCN, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर करोगे, याद करिए कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, H2O/H+। तो ये पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि इसमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बी अमाइड का, अमाइड्स RCONH2, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पानी डालते हैं H2O/H+, तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है। सी, याद करिए एस्टर्स, एस्टर्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एस्टर में पानी डालते हैं, RCOOR- में पानी डालते है ना, याद करिए। तो क्या होता था, RC यहां से बॉन्ड टूट जाता था, RCOOH और बचता था R-OH। डी एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड मतलब सूखे हुए एसिड, एनहाइड्राइड बनते ही एसिड को सुखाकर है, तो एसिड एनहाइड्राइड में पानी डाल दोगे तो दोबारा बन जाएगा वो एसिड, RCOOCOR, ये है एनहाइड्राइड। इसमें अगर हम पानी डालते हैं, इसमें पानी डाला जाता है अगर, तो बनता है RCOOH। अच्छा, जो बचता है ना RCOOH, वो भी वही बनता है, मतलब यहां पर 2 मोल्स ऑफ एसिड बनते हैं। देखो ये RCOOH है और वहां RCOOH, मतलब 2 मोल्स ऑफ RCOOH हमारे बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं 4 फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अंत में एक और रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड से कैसे बनता है? अच्छा भाई, ग्रिग्नार्ड के लिए ना मैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये अपन, और इसमें डाल देता हूं RMgX। अच्छा, मैं जानबूझ के इसको ऐसे बनाता हूँ, कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें डालते हैं अपना RMgX। अब ये रिएक्शन मैंने अपना लास्ट लेक्चर में बताया था, आपने एल्डिहाइड में पढ़ रखा है कि इधर जाएगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव,
यहाँ पर ये R नेगेटिव होता है, Mg पॉजिटिव, तो ये R इस कार्बन के पास आएगा और Mg आएगा इसके पास। तो कैसी रिएक्शन बन जाएगी जरा देखिए, R इसके पास आ जाएगी तो बन जाएगा RC, ऊपर आ जाएगा O के पास आ जाएगा MgX और नीचे है डबल बॉन्ड। अब नीचे वाला डबल बॉन्ड O को मैं इधर भी लिख सकता हूं, बात तो एक ही। और फिर इसका कर दूं हाइड्रोलाइसिस, मतलब HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो MgX किसके साथ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो यहां बन जाएगा RCOOH। तो इस तरह से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिख रहा है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से। एक बार सारी रिएक्शंस का एक सम अप कर लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहां कहां से बना। पहला, सबसे पहले जो आज हमने करा वो करा अल्कोहल्स। क्या था अल्कोहल कि RCH2OH में हम क्या क्या डाल सकते थे, याद करिए, ताकि RCOOH बने। क्या क्या डाल सकते थे हम? डाल सकते थे यस, हम डाल सकते थे KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, और K2CR2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, और CrO3 डॉट प्लस H2SO4। ये 3 आइटम डाल सकते थे। दूसरा हमने पढ़ा एल्डिहाइड से कैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स होते हैं RCH। एल्डिहाइड्स में क्या डाले जाते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसमें कंपल्शन था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। इस पे टॉलेंस डाल सकते हैं और फेलिंग्स डाल सकते हैं। तो यहां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन भी चलेगा और माइल्ड ऑक्सीडेशन भी चलेगा। अब आते हैं आप तीसरे सेगमेंट पर। तीसरा सेगमेंट था अल्काइल बेंजीन का। अल्काइल बेंजीन में हमने इंटरेस्टिंगली क्या देखा कि आप कितने भी कार्बन हो बेंजीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बनता हमेशा बेंजोइक एसिड है, क्योंकि इस रिएक्शन में सिर्फ बेंजाइलिक कार्बन पार्टिसिपेट करता है, वो कार्बन जो बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ है। परंतु आप लोगों को एक बात गौर भी करनी है भाई इसमें, कि अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास CH बॉन्ड नहीं है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन का, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसमें हम हमेशा पहले नंबर पर डालेंगे KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और दूसरे नंबर पर वाटर हाइड्रोलाइसिस करना ना भूलिए, इस बात का ध्यान रखिए। चौथा तरीका हमने आज पढ़ा कई सारे फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोलाइसिस। कई सारे फंक्शनल ग्रुप, जैसे अगर मेरे पास नाइट्राइल्स है, नाइट्राइल्स है मेरे पास, तो नाइट्राइल्स में हम लोग RCN में डाल देते हैं। क्या अभी अभी बताया हमने, बताएगा कोई मुझे बच्चा? क्या डाल देते थे नाइट्राइल्स में? RCN में क्या डालते हैं बताइए? पानी। कितने चीजों में? एमाइड्स में पानी डाल देते हैं, और अपन के एस्टर्स में पानी डाल देते हैं, एनहाइड्राइड्स में पानी डाल देते हैं। तो ये 4 ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें पानी डालने से ही बात बन जाती है। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें आप पानी डालेंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, पांचवें तरह से जिससे हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, वो था ग्रिग्नार्ड। यस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें हम लोग CO2 गैस डालते हैं पहले नंबर पर,
और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, HOH इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ये सारे कहलाते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो एक बार ये चार्ट बहुत जरूरी है कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि सबका नतीजा एक ही है, सबका उद्देश्य एक है, सबका टारगेट एक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के ये चार तरीके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप्स को। कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप्स में सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर, बेग यू पार्डन। कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है कुछ खास, बस एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड करने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन से ज्यादा होता है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर पाते। एल्डिहाइड कीटोन वैन डर वाल्स फोर्स करते हैं। बेटा देखिए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में दो ही तरह के फोर्सेस होते हैं, IMFA, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये IMFA दो ही तरह के होते हैं, मैं आपको बात बताता हूं, एक वैन डर वाल और एक H बॉन्ड। दो ही तरह के इंटर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, IMFA, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये IMFA ही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉइलिंग, IMFA। और ये IMFA दो तरह का होता है, वैन डर वाल और हाइड्रोजन। ये वैन डर वाल वीकर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, वीकर होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी, नाम तो इनका बॉन्ड है पर ये भी एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। मैं बता दूं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स या तो वैन डर वाल हो सकता है या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का फोर्स है, दो उसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो भी एक तरह का फोर्स है, पर वो वैन डर वाल फोर्स से ज्यादा मजबूत है। तो अगर हम लोग अपना बात करते हैं वैन डर वाल फोर्सेस किस किस फंक्शनल ग्रुप में है, वो वीकर वाला फोर्स एल्डिहाइड्स में है और कीटोन्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में है, हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में है, अल्कोहल्स में है और अमाइंस में भी है। इसका मतलब ये तीनों इसका मतलब ये जो है, ये देख रहे हैं आप, पांचों ये पांचों का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इन तीनों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इन फंक्शनल ग्रुप्स का ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। आंसर सिर्फ एक, क्योंकि उनके पास है H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इंटर आपस में।
इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत फोर्स है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स और अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्केन इनके मुकाबले ज्यादा है। ठीक है, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और अमाइंस में किसका ज्यादा हो, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर क्या है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा, भाई उसमें 2 ऑक्सीजन है, फिर अल्कोहल उसमें 1 ऑक्सीजन है, फिर एमाइंस। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। नंबर 1 पे एसिड, नंबर 2 पे अल्कोहल और नंबर 3 पे अमाइंस। तो इसका क्वेश्चन भी आता है तो आपको इस हिसाब से अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो ये रहा खेल हमारा बॉइलिंग पॉइंट का। अब मैं पानी में सॉल्युबिलिटी बात करता हूं तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिसेबल हो जाते हैं, पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। बट अगर कार्बन की संख्या बढ़ती है, कार्बन हाइड्रोफोबिक होता है, कार्बन का पार्ट आर मतलब अल्काइल पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। तो अगर आर बढ़ता है, हाइड्रोफोबिक बढ़ता है, कार्बन की संख्या बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। और याद रखना, जैसे एरोमेटिक की बात करता हूं, एरोमेटिक तो बिल्कुल भी पानी में नहीं घुलते, जैसे बेंजोइक एसिड, ये बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि उसमें बेंजीन होता है, बेंजीन तो बिल्कुल नहीं घुलना पसंद करता। तो ये एक अहम पड़ाव था हमारा यहां पर। मैं लिख देता हूं सॉल्युबिलिटी के बारे में यहां पर। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर soluble in water, though on increasing alkyl part which is hydrophobic, solubility decreases, solubility घटती है। अगर मैं बात करता हूं एरोमेटिक की, बेंजीन की, बेंजोइक एसिड is immiscible in water, ये पानी में नहीं घुलता। ठीक है, वो भी हाइड्रोफोबिक होता है बेंजीन पार्ट। कार्बन जितना बढ़ता रहेगा, 3-4 देखो, ये मिथेनोइक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, बस ये आसानी से घुल जाते हैं। जब मैं पेंटोनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड की बात करता हूँ, इनमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो जाती है। और याद करिए, कार्बन की संख्या ज्यादा तो वो पानी से डरता है, वो पानी से डरते की वजह से कभी भी सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये बात को गांठ बांध। इसके बाद चलते हैं अगले पड़ाव पर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिटी। एसिडिटी हम सब जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक होते हैं, अच्छे एसिडिक होते हैं। क्यों?
क्योंकि H प्लस देने के बाद ये अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, अच्छा रेजोनेंस बनाते हैं, अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करते हैं। H प्लस आसानी से दे देते हैं। तो loses H plus quickly as it forms क्या? रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। कैसे? आइए देखते हैं। RCOH है, ये H प्लस दे देगा और बन जाएगा RCOO माइनस। तो ये जो है ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक H प्लस देने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। और अगर मैं कार्बोक्सिलेट आयन की बात करता हूं तो कार्बोक्सिलेट आयन में एक बार चेक करिए जरा, ये रेजोनेंस होता है। यहाँ पर कैसा रेजोनेंस होता है इसको ध्यान से देखिएगा जरा। ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, पहले ही बता चुका था आज एकदम शुरुआती, इधर नेगेटिव आ जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। और ये बहुत अच्छा रेजोनेंस माना जाता है बेटा, ये बहुत अच्छा रेजोनेंस माना जाता है। इस बहुत अच्छे रेजोनेंस के दो कारण है। इस अच्छा रेजोनेंस क्यों माना जाता है, इसके दो कारण है। पहला कारण है ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के डिट्टो सेम है। चेक करिए, एकदम सेम है। देखो उस पे भी एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, इस पे भी एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, उस पे भी एक पे कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, इस पे भी एक पे और कार्बन ऑक्सीजन। मतलब ये दोनों इक्वल कंट्रीब्यूटर्स हैं, इसे कहते हैं इक्वल कंट्रीब्यूटर, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एकदम एकदम इक्वल होते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूटर्स। और दूसरी बात, ये रेजोनेंस इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इनके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज किस पे है? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, जो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बच्चों बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मानी जाती है। और अच्छी खासी इसकी नेगेटिव चार्ज की होल्ड करने की कैपेसिटी। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। its resonance is highly stable, स्टेबल है as पहला कारण इक्विवेलेंट रेजोनेंस, जिसे हम कहेंगे इक्वल कंट्रीब्यूटर्स के नाम से जानेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूटर्स। और दूसरा नेगेटिव चार्ज is on greater electronegative oxygen। जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है? नेगेटिव चार्ज एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे है, अच्छे खासे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे है। और नेगेटिव चार्ज आप जानते हैं ऑक्सीजन पे तो भाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो बहुत स्टेबल होता है। अच्छा, इसकी वजह से मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस से भी ज्यादा पावरफुल है। ध्यान से देखिए, फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस, फिनॉक्साइड आयन क्या होता है? फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस होता है कुछ इस तरह से, O नेगेटिव इधर आता है, फिनॉल से बनता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल जब H प्लस दे देता है
तो ये इधर आ जाता है, नेगेटिव चार्ज एक बार इस कार्बन पर आएगा, नेगेटिव चार्ज एक बार इस कार्बन पर आएगा, नेगेटिव चार्ज एक बार इस कार्बन पर आएगा। तो आप देख रहे हैं 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से ये 3 तो बिल्कुल बेकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इन तीनों पे नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? कार्बन पे। सिर्फ एक ही दमदार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो जस्टिफाइड है। बाकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा है, जो कार्बन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसीलिए ऐसे रेजोनेंस से ज्यादा बेहतर, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बट इसमें सिर्फ 2 बनेंगे, बट ये 2 उन 5 पे भारी पड़ रहे हैं। ये 2 इन 5 पे भारी पड़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों में पहली बात नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उस पे ऑक्सीजन पे है बट सिर्फ एक बार, बाकी 3 बार तो कार्बन पे है। वो कार्बन नेगेटिव चार्ज होल्ड ही नहीं कर पा रहा अच्छी तरह से। और दूसरा, यहां पर ये दोनों इक्वल कंट्रीब्यूटर्स है, यहां पर कोई इक्वल कंट्रीब्यूशन का सीन नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कभी कार्बन पे है, कभी कार्बन के ऑर्थो पे है, कभी कार्बन के पैरा पर है, कभी कार्बन के वापस ऑर्थो पे आ गया। यहां पर कोई इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई। तो इसका मतलब ये बात समझ लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मात्र 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसके बावजूद कार्बोक्सिलिक एसिड के ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भारी पड़ते हैं फिनॉक्साइड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर, और अंत में कार्बोक्सिलिक एसिड की जीत होती है। और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल के मुकाबले। भले ही उसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो बट ज्यादा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्योंकि उसका रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है। कम है बट दमदार है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए। यस, बिल्कुल। यहां मैं नोट पे यही लिख रहा हूं, इन फिनॉक्साइड आयन negative charge is on less electronegative carbon. Phenoxide ion negative charge is on less electronegative carbon. Less electronegative carbon पर है, less electronegative carbon. So although phenol has 5 resonating structures, but still इसके बावजूद it is weaker acid than carboxylic acid, which has only 2 resonating structure. ठीक है, एक चीज तो ये बहुत जरूरी थी आप लोगों को समझना। दूसरी चीज क्या समझना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से, एक और नोट, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए तो वो क्या करेगा? वो इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट करेगा। माइनस आई इफेक्ट करके इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा और इस कार्बोक्सिलेट आयन को और ज्यादा स्टेबल करेगा। स्टेबल करेगा मतलब मान लो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, ये है एसिड, अभी तक इसने H+ दिया नहीं है, अभी तक इसने H+ दिया नहीं है, ये H+ देने को तैयार बैठा हो। तो एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट कर रहा है और अपनी तरफ खींच रहा है, और एक तरफ ये प्लस आई करने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है जो और दे रहा है इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली क्या हो रहा है
कि जब ये H+ देगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये चार्ज को लेकर इसको स्टेबल कर रहा है क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है। और यहां पर जब ये H+ देगा, नेगेटिव चार्ज देगा, तो ये और ज्यादा से चार्ज दे रहा है और चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। चार्ज का बढ़ना कभी स्टेबल नहीं होता बेटा, हर बंदा चाहता है न्यूट्रल रहना। और अगर चार्ज है तो चार्ज कम हो, चार्ज ज्यादा ना हो। तो इसका मतलब यहां पर इस बात को भी गांठ बांध लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जैसे NO2, जैसे हेलोजन्स, लाइक NO2 जैसे हेलोजन, ये -I इफेक्ट करते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज्ड करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और +I इफेक्ट करने वाले जैसे कार्बन, एल्काइल ग्रुप, OR ग्रुप, ये +I इफेक्ट चलाते हैं और एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। ग्रुप्स लाइक NO2X conducts -I effect and stabilize करता है, stabilizes the carboxylate ion and thus increases acidity। ठीक है। और इधर ग्रुप्स लाइक अल्काइल, OR, ये क्या करते हैं, कंडक्ट्स, उल्टा +I दे रहे हैं और नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहे हैं। वो कह रहा भैया मुझे पैसों की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी। कह रहा नहीं भैया हम तो पैसे देके रहेंगे। कह रहा ये क्या बात होती है यार, +I इफेक्ट। destabilizes the carboxylate ion and thus, और इसीलिए decreases the acidity। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाए इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब वही तो मैंने भी कहा, अगर कोई ऐसा ग्रुप है EWG है जो -I चलाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन है EWG, मैंने लिख दी NO2 या फिर हेलोजन। अगर ऐसा कोई है तो एसिडिटी बढ़ाएगा, -I इफेक्ट करेगा। अगर अल्काइल है मतलब कार्बन है, OR, OCH3, एथर है, ऐसे ग्रुप्स हैं, तो ये +I इफेक्ट करेंगे और एसिडिटी को घटाएंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है, एक है CH3 CH2 CH2CO2H, पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर है CH3 CH3 CO2H। अच्छा, CO2H का मतलब समझ लीजिए COOH ही है, ये कंफ्यूज करने के लिए नया पैतरा खेलता है CBSE कभी कभार। तीसरा CH2Cl CH2 CH2 CO2 CH3CH Cl CH2 CO2H। पांचवा CH3 CH2 CHCOH। ठीक है, अब हम इनमें देख पा रहे हैं कि सभी में लगभग 3 कार्बन और एक एसिड ग्रुप, पर हमारे सबसे पहली नजर जाती है हेलोजन पर। ये हेलोजन -I इफेक्ट करता है और एसिडिटी को बढ़ाता है। अब एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो I इफेक्ट है ये डिक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ, +I हो या -I हो, I डिक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे I इफेक्ट डिक्रीज करेगा, चाहे वो +I हो चाहे वो -I हो। मतलब +I क्या करता है, +I करता है एसिडिटी को घटाता है।
जितने करीब होगा ये उतना इफेक्टिवली एसिडिटी को घटाएगा, जितना दूर होगा उतना कम इफेक्टिवली एसिडिटी को घटाएगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूजी एसिडिटी को बढ़ाता है, तो जितना करीब होगा उतना अच्छा माइनस आई होगा, उतना अच्छा एसिडिक होगा। तो यहां पर से जब मैं ये बात देखता हूं तो मैं देखता हूं कि CO2 के सबसे करीब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो हम लोगों का क्लियरली कौन है? यस, फिफ्थ, क्योंकि वो बहुत क्लोज है। तो फिफ्थ वाला भैया सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद होगा फोर्थ वाला, उसके बाद होगा थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड में Cl है बट वो करीब नहीं है, दूर। अब फर्स्ट और सेकंड में बात आ जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड में हम देख पा रहे हैं ये CO2H है, इसके पास कार्बन है, और यहां पर हमने क्या देखा, इसके पास वाले कार्बन पर दो दो कार्बन है, दो दो अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप अभी मैं पीछे हटके बता चुका हूं, पीछे अल्काइल ग्रुप प्लस आई करता है। तो यहां पर ये दूर है और ये मैंने एक को काट के इधर लगा दिया। जब मैंने एक को काट के इधर लगा दिया इसका मतलब ये ज्यादा करीब आ गया, ज्यादा करीब आ गया, इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा करीब से करेगा। प्लस आई क्या करता है? प्लस आई करता है एसिडिटी को डिक्रीज। तो ज्यादा करीब आएगा तो ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, ज्यादा इफेक्टिवली एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इसके बाद 1 होगा और आखिरी नंबर पर आएगा 2। तो ऐसे तरह के सीक्वेंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, आप लोग अगर सचेत होकर आंसर दे तो ये बहुत आसान भी है, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। 1 और 2 में हम लोग देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, 1 और 2 में कार्बन स्ट्रेट है और यहां पर ये कार्बन यहां से काट के हमने यहां लगा दिया, ये वाला अल्काइल ग्रुप हमने काट के यहां लगा दिया। और हमने पीछे ही पढ़ा है कि अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, कार्बन हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज। तो जितना करीब होगा उतना इफेक्टिवली डिक्रीज करेगा। इसका मतलब 2 वाले में ये कार्बन बहुत करीब है, जहां पर बहुत इफेक्टिवली प्लस आई करेगा, बहुत इफेक्टिवली एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यहां पर भी है, यहां पर वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है, ज्यादा इफेक्टिवली डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सबसे कम एसिड हुआ है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, सीबीएसई पूछती है इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप लिख देते हैं ऐसे, भले ही आपका आंसर पूरा सही है बट आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने इंक्रीजिंग पूछा है भाई, और आप लोग क्लास 12th में है, कोई फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ते बच्चे। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो इंक्रीजिंग अगर लिखा है ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो आप लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, फिर फर्स्ट लिखेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे, फिर फोर्थ लिखेंगे और फिर फर्स्ट फिफ्थ लिखेंगे। तो याद रखिएगा सीबीएसई क्या क्वेश्चन में पूछ रही है, ये पढ़ना, इसको एसेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग ऑर्डर, आंसर भले ही आपका सही है, टेक्निकली यू आर करेक्ट, बट लॉजिकली यू आर करेक्ट बट टेक्निकली यू आर रॉन्ग, क्योंकि टेक्निक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिहाइड्रेशन में मैं पहले दिखाऊंगा स्ट्रेट डिहाइड्रेशन, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो और उसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, H2SO4 डाल रहे हैं। H2SO4 क्या कर रहा है? पानी निकाल रहा है। H2SO4 पानी निकाल रहा है, और जब वो पानी निकालता है H2SO4 वाटर निकालता है तो उसमें से एसिड एनहाइड्राइड ही बनता है। कैसे निकलता है पानी, जरा ध्यान से देखिए, ये देगा अपना H और ये देगा अपना H, तो ये बनेगा RCO, RCO, तो ये बना है कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये है एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बना। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन, इसमें कुछ इतना लंबा चौड़ा गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है। एक और भी डिहाइड्रेशन होता है, उसे हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, याद करिए। उसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक अल्कोहल होता है, उसमें भी H2SO4 डाला जाता है और इसमें भी पानी निकलता है। पानी निकलते वक्त ध्यान रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है, ये एक अनोखी बात है। इसकी हमने डिटेल में चर्चा करी है, पहले डिटेल में चर्चा करी हुई है, पर अभी आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर OH देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, H देता है, और क्या प्रोडक्ट मिलता है, RCOR डैश, मतलब एस्टर मिलता है, और उसके साथ मिलता है पानी, यहाँ पर भी उसके साथ निकलता है। ये बड़े सिंपल रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं। थर्ड रिएक्शन पर चलते हैं। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद, ये सब सेम है, देखो रिएक्शन विद PCl3 हो, PCl5 हो या SOCl2 हो, इन तीनों से एक ही प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड क्लोराइड। ये तीनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। मतलब RCOOH है, इसमें आप डालिए PCl3 या फिर डालिए PCl5 या फिर डालिए SOCl। हमेशा होना क्या है, OH बॉन्ड जाएगा और Cl लग जाएगा, RCOCl, तो ये बनता है एसिड क्लोराइड। आप जानते हैं एसिड क्लोराइड की बहुत इंपॉर्टेंस है। एसिड क्लोराइड का ही दूसरा नाम है एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड। ये तीन नाम है, हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, कोई नया इसमें बात नहीं है, कोई नई बात यहाँ पर नहीं है हमें। अब हम रिडक्शन की बात अगर करते हैं, रिडक्शन की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में रिडक्शन की बात। पहले एक बार रिएक्शन विद अमोनिया बता दो, उसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन विद अमोनिया, क्योंकि ये भी बड़ी सिंपल रिएक्शन, कि अपना RCOOH ले लो और इसके साथ अमोनिया ले लो, अमोनिया HNH2 अमोनिया डालो, तो ये भी वही रिएक्शन होगी, इसमें भी OH बॉन्ड ही जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये बनेगा RCONH2 और बनेगा H2, इस तरह से वो कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगा, अमाइड बनता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं अमोनिया डालता हूँ, अमोनोलिसिस करता हूँ, अमोनिया की प्रेजेंस में से तोड़ता हूँ, तो RCONH2 अमाइड बनता है और उसके साथ पानी बनता है। फिफ्थ रिएक्शन है, फिफ्थ रिएक्शन है रिडक्शन। याद करिए, अगर मैं, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, रही, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं स्ट्रॉन्ग वाला, तो उससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो अगर मैं इसका रिवर्स करूं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना चाहूं, उल्टा करना चाहूं, कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना चाहूं, तो मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा, मतलब ये आगे जाकर ऑक्सीडेशन और पीछे जाकर रिडक्शन, उसका उल्टा। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं कर दूं बच्चे रिडक्शन, LiAlH4, तो वो बन जाता है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है।
ये LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको भूल मत जाइए। सिक्स्थ रिएक्शन अगर मैं बताऊं, डिकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है डिकार्बोक्सिलेशन? हम एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसमें NaOH डालते हैं और CaO डाल देते हैं। CaO हम लेते हैं NaOH और CaO, तो यहां से बीच का जो ग्रुप है ये उड़ जाता है, बीच का। और RH बन जाता है, RH होता है हमारा एल्केन। RH होता है हमारा एल्केन। ठीक है, ये COA उड़ जाता है बेटा। इस नाम का मतलब देखिए, DE मतलब रिमूवल, कार्बोक्साइल मतलब COO ग्रुप का रिमूवल, रिमूवल ऑफ COO ग्रुप। CO ग्रुप हट जाता है, हट गया, इसे डिसेंट सीरीज रिएक्शन कहते हैं। इसमें कार्बन क्योंकि कम हो जाता है, कभी आपको कार्बन कम करने पड़ेंगे ना, तो आप इसको अप्लाई करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। इसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है। अब आता है इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इकलौता नेम रिएक्शन, HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इकलौता नेम रिएक्शन यही। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा कार्बन का हेलोजिनेशन होता है। अल्फा कार्बन का हेलोजिनेशन मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप होता है उससे जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। उस पे हेलोजन का लगना, उस पे हेलोजन का लगना अल्फा कार्बन हेलोजिनेशन कहलाता है। अल्फा कार्बन हेलोजिनेशन मतलब अगर मैं CH3COOH ले लेता हूं तो आप चेक कर पा रहे हैं इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? कौन सा भाई अल्फा कार्बन? जल्दी बताइए मुझे जरा। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन ये। तो इधर कितने हाइड्रोजन है इसके पास? इसके पास भाई साहब 3 हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसमें डाल दूं Cl2 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, पहले नंबर पर रेड फॉस्फोरस और Cl2, और दूसरे नंबर पर डाल दूं पानी, वाटर, तो अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन जाता है और एक Cl लग जाता है, CH2Cl COH। ये फिर से आगे वही होता है, CHCl2COH। और रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक सारे हाइड्रोजन एक एक करके सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। एक एक करके सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, ये तब तक चलता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन इकलौती नेम रिएक्शन है इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सीरीज। और आठवीं रिएक्शन है बेंजीन की रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बेंजीन नाइट्रेशन दिखाता है, ब्रोमिनेशन दिखाता है, वो 8 मतलब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो याद रखना COOH एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग मतलब बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है, इसीलिए इसको मेटा डायरेक्टिव ग्रुप भी कहते हैं। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड acts as a deactivating, acts as a deactivating, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बेंजीन को गरीब बना देता है, -R करता है, -R। COOH act as a deactivating group and thus behaves as
मेटा डायरेक्टिव ग्रुप बिहेव्स एज मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप को बिहेव करता है, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, ये वाला बॉन्ड इधर ले जाता है और ये वाला बॉन्ड इधर, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, इन तीनों जगहों को डीएक्टिवेट, पॉजिटिव मतलब गरीब, ये तीनों जगह गरीब हो जाती हैं, ये तीनों जगह रिएक्शन नहीं कर पाती है, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेट। तो अल्टीमेटली जगह जहां पर बचती है, रिएक्शन हो सकती है, वो है मेटा पोजीशन। वो मेटा पोजीशन है बच्चों, इस बात को समझ लीजिए। तो इसीलिए जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाता हूं, चाहे वो नाइट्रेशन हो चाहे वो हेलोजिनेशन हो, सबसे पहले हमेशा याद करिए हम हेलोजिनेशन पढ़वाते हैं, हेलोजिनेशन पढ़वाते हैं। हेलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है, Br2 डालेंगे FeBr3 की प्रेजेंस में। तो बच्चों ब्रोमीन कहां आकर लगता है, ब्रोमीन लगता है जनाब मेटा पर। तो ये एक नई तरह की चीज है, क्योंकि हमने 12th क्लास में ज्यादातर सिलेबस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिविटी ही पढ़ी, चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 4 हो, इसके बाद वाला चैप्टर। तो मेटा डायरेक्टिव अपने आप में नया है। और वो क्यों मेटा डायरेक्टिव है मैंने ऊपर बता दिया, क्योंकि बेंजीन खींचता है, माइनस आर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे गरीबी आ जाती है और वो रिएक्ट नहीं कर पाते ऑर्थो पैरा पोजीशन। दूसरा नाइट्रेशन, HNO3 प्लस H2SO4, जिसके इधर नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। पर यहाँ एक और बड़ी असमंजस की बड़ी इंपॉर्टेंट स्थिति आती है, वो ये कि ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन ही नहीं दिखाता भाई साहब। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसके साथ हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होगा। होगा क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट अंडरगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू नॉट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाते, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कार्बोक्साइल ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का कैटलिस्ट कौन है याद करिए, AlCl3, जो कि लुईस एसिड है, वो उसके साथ जुड़ जाता है और उसको डीएक्टिवेट कर देता है रिएक्शन के लिए। डू नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एज द कार्बोक्साइल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, वो डीएक्टिवेटिंग है, is deactivating, and the catalyst AlCl3, which is a Lewis acid, Lewis acid है गरीब, वो कार्बन के पर जाके चिपक जाएगा, Lewis acid gets bonded to the carboxyl, gets bonded to carboxyl। तो आज की क्लास की एक बहुत बड़ी बात रही, बहुत बड़ी बात रही कि
कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिखाते रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्यों? क्योंकि वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और एनहाइड्रस कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 एक लुईस एसिड है जिसके साथ वो बॉन्ड हो जाता है और रिएक्शन आने के लिए बंद कर देता है। तो सारी रिएक्शंस का एक साइनॉप्सिस हो जाए, साइनॉप्सिस मतलब सारी रिएक्शंस को एक बार हम बता दें। हाँ बिल्कुल, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बॉन्ड को खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा तो अपने पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर, और AlCl3 होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आइटम, क्योंकि वो गरीब होता है। क्यों गरीब होता है ये भी समझा दूं, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 बॉन्ड होते हैं, 1 2 1 2 1 2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के पास कुल मिलाकर। 6 मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि होने चाहिए थे 8, है सिर्फ 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर जाकर इसके साथ बॉन्ड बना देगा और पूरी रिएक्शन को, आने वाली रिएक्शन को, इसके बाद वाली रिएक्शन को डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा एज रहा आप लोगों को, एक्स्ट्रा मैंने एक पॉइंट बताया, इसको डायग्राम के तहत आपको समझाकर बताया कि कैसे होता है। लिखेंगे आप जो ऊपर मैंने लिखवाया उसे। तो सारी रिएक्शन का एक साइनॉप्सिस बनाएंगे, तो सबसे पहले एसिडिटी बताई, दूसरा मैंने डिहाइड्रेशन बताया, डिहाइड्रेशन बताया दूसरा मैंने, सबसे पहले एसिडिटी, दूसरा डिहाइड्रेशन मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, सबसे पहले की H+ दे देते हैं, सबसे पहले ये H+ दे देते हैं, लूज कर देते हैं एसिडिटी और बना देते हैं RCOO- कार्बोक्सिलेट आयन। ये बना देते हैं। दूसरा मैंने डिहाइड्रेशन बताया आपको, दूसरा है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से बनता है एसिड एनहाइड्राइड भी बनता है H2SO4 डलकर, और बनता है एस्टर्स भी। एस्टर्स। तीसरी रिएक्शन मैंने करवाई मल्टीपल रिएक्शन, हैलोजन लगना, एसिड क्लोराइड बनना, विद PCl3 डाल दो, PCl5 डाल दो, या फिर डाल दो SOCl2, बनता क्या है हमेशा RCOCl, एसिड क्लोराइड ही बनता है, बनता एसिड क्लोराइड ही है भाई, और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, फोर्थ नंबर पर क्या डलता है, मतलब फोर्थ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको क्या बताई थी, अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ, इसमें HNH2 डाल दो तो बन जाता है RCONH2 अमाइड। फिफ्थ, रिडक्शन कर दीजिए इसका, LiAlH4 डाल दीजिए तो बन जाएगा RCH2OH, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, ये अमाइड है, ये अमाइड है, ये अमाइड है और ये 1 डिग्री अल्कोहल। सिक्स्थ रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन। सिक्स्थ है डिकार्बोक्सिलेशन, सिक्स्थ है डी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें हम डालते हैं NaOH/CaO, तो बनता है RH मतलब एल्कीन।
और 7th है बहुत ही इंपॉर्टेंट, HVZ, हेल वोल्हर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें Cl2 डाला जाता है रेड फास्फोरस 1 नंबर, और 2 नंबर पर डाला जाता है वाटर, तो उससे अल्फा कार्बन हेलोजिनेशन होता है। उसके बाद एरोमेटिक बेंजीन की मैंने 2 रिएक्शन बताई, एक पहले सबसे पहले ये बताया कि मेटा डायरेक्टिव होता है। मेटा डायरेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि माइनस आर इफेक्ट करता है, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है, बेंजीन की O3 पोजीशन ऑर्थो पैरा को गरीब कर देता है। तो मेटा डायरेक्टिव जो भी रिएक्शन होगी मेटा पर होगी, चाहे वो हेलोजिनेशन हो चाहे वो नाइट्रेशन। उसके अलावा जब मैं इसकी फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करता हूँ तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता, मैं दोबारा बता दूं क्यों। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये रहा नेगेटिव चार्ज आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है AlCl3, वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ल्यूइस एसिड है, तो वो उसके साथ बॉन्ड बनाकर एक सॉल्ट बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, जो फर्दर रिएक्शन को डीएक्टिवेट कर देता है। आने वाली रिएक्शन में कुछ नहीं बचता, आने वाली रिएक्शन होती है। तो इस तरह से हम लोगों का ये चलता है। मैं एक चीज यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बता दूं, अगर मैं ये एसिड ले लेता तो प्रोडक्ट क्या बनता? कोई मुझे बताएगा प्रोडक्ट का IUPAC नाम क्या होता? यस, यहां पर अल्फा कार्बन ये है बच्चों, यहां पर बात आती है अल्फा कार्बन पे लगती है, अल्फा कार्बन पे लगती है, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये तो इसका नाम क्या है 1 2 3, इसका नाम है 2 क्लोरो, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड, 3 क्लोरो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। इसी के साथ हमारा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड फिनिश। हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा सा आराम से कराया,